हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज तटस्थता वक्र से मांग वक्र की व्युत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तटस्थता वक्र से उपभोक्ता का संतुलन और उसमें हमने कीमत प्रभाव के प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव के योग होने का और उनको सेग्रीगेट करने की बात हमने पिछले लेक्चर्स में की थी। आज हम तटस्थता वक्र से मांग वक्र की व्युत्पत्ति की बात करेंगे। एक तो देखिए, ये जो शब्द है ना व्युत्पत्ति, ये हमने शब्द उत्पत्ति ना यूज़ करके हम व्युत्पत्ति यूज़ करते हैं। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है कि एक तो होती है सीधा उत्पादन होता है किसी चीज़ का, है ना, सीधा, और एक होता है अप्रत्यक्ष यानी दूसरे के सहायता से। समझे आप? यानी जो मांग वक्र है, एक तो हम सीधा बनाते हैं कीमत और मांग में संबंध को देखते हुए, जैसे कि हमने पहले मांग के नियम में बात की। लेकिन अब हम मांग वक्र को तटस्थता वक्र के द्वारा जब उत्पन्न करेंगे तो अप्रत्यक्ष हो गया, इसलिए हम इसको उत्पत्ति न कह करके हम कहते हैं, क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति। ठीक है, अब इसकी बात करें हम। देखिए, लेट मी मेक अ डायग्राम जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे तटस्थता वक्र से हम मांग वक्र की व्युत्पत्ति करते हैं। अब देखिए, हमने बात की थी आपसे कि तटस्थता वक्र जो है, इसको थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। इधर हम वस्तु x लेते हैं, है ना, x वस्तु, और इधर हम लेंगे मुद्रा, यानी रुपयों में बात करेंगे हम। ओके, यानी कितना पैसा x वस्तु पर खर्च किया जा रहा है। मान लीजिए x वस्तु की कीमत कुछ ऐसी है कि हम इतना रुपया खर्च के हम, यानी कि मान लीजिए OM मुद्रा, इतनी मुद्रा, O से M मुद्रा, इतनी मुद्रा खर्चने पर हम ONX की क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए x वस्तु की कीमत कम हो गई तो ये कीमत वक्र जो आपकी बजट लाइन है वो आगे खिसक जाएगी, और ये ON1 यानी उतने ही रुपयों से अब हम x वस्तु को, पहले हम ON खरीद पा रहे थे, इतनी क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, अब हम ON1 क्वांटिटी खरीद पाएंगे। अब मान लीजिए और वस्तु की, इसी की और कीमत कम हो गई तो ये हो गया ON2, और इसी प्रकार से और कीमत कम होने पर उतने ही रुपयों में अब हम इतना x खरीद सकते हैं। यानी कि कीमत का प्रभाव देख करके अब हम डिमांड पर इसका इफेक्ट देखेंगे कि पहले मान लीजिए ये उपभोक्ता का संतुलन था, राइट। फिर उपभोक्ता का संतुलन ये हुआ यहाँ पर A बिंदु और फिर B बिंदु, यानी कि ये इंडिफरेंस कर्व्स यहाँ से टेंजेंट होकर के जा रहा है, तो RS है ना। फिर ये यहाँ से टेंजेंट हुआ, यानी कि ये C बिंदु, और फिर ये यहाँ पर B बिंदु। इनको सबको हम अगर एडजॉइन करें तो कीमत उपभोग वक्र आ जाएगा हमारा। A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु और ये D बिंदु। कुछ इस प्रकार से हमारा PCC बनता है, राइट। अब देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि जब OR मुद्रा खर्चने पर OA1 अमाउंट ऑफ x खरीद सकते हैं हम, ठीक है। OS कीमत कम हो गई तो अब कम मुद्रा खर्च कर हम
इतना खरीद सकते हैं। और सी बिंदु पर इतना, डी बिंदु पर इतना। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपकी प्राइस लाइन है ये बताती है कि ओ एन अमाउंट ऑफ एक्स खरीदने के लिए हमें कितनी मुद्रा चाहिए, ओ एम मुद्रा चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर एक इकाई पर इसको हम देखें, यहाँ से हम एक इकाई एक्स की लें तो इसके पैरेलल जो हम लाइन खींचेंगे वो ये बनती है। ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरी कीमत रेखा ओ एन वन है ना, उस पर अगर हम, ये हमारी लाइन है, इस पर अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन खींचें तो एक मुद्रा 1 रुपए में हम कितना खरीद सकते हैं ये पता चलेगा हमें। इसी तरह से इसकी पैरेलल लाइन अगर हम खींचेंगे इस पर, और इसी तरह से इसकी पैरेलल लाइन खींचेंगे इस पर, तो ये हमारी P1, P2, P3, P4 ये जो रेखा आई, इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये हमारा मांग वक्र हो गया। ये आपका डिमांड कर्व। ये किससे हमने व्युत्पन्न किया, इंडिफरेंस कर्व से। ठीक है। तो यानी कि ओ एम मुद्रा खर्च करके अगर ओ एन क्वांटिटी प्राप्त की जा सकती है तो एक मुद्रा के लिए इसकी पैरेलल लाइन हम खींचेंगे तो एक के क्योंकि अनुपात वही रहेगा ना। ऐसे समझिए इसको कि 10 रुपये खर्च करके अगर हम 10 एक्स खरीद सकते हैं तो 1 रुपया खर्च करके 1 एक्स, समझे आप। फिर 10 रुपये खर्च करके कीमत कम हो गई ना, तो हम 15 एक्स खरीद सकते हैं तो 1 रुपया खर्च करके हम 1.5 एक्स खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से और कीमत कम होने पर मान लीजिए 20 एक्स तो 1 रुपये का 2 एक्स, ये समझे आप। तो ये जो रेशोज है दे विल रिमेन द सेम। ये इस तरह से कम रुपयों को खर्च करते हुए अब हम ज़्यादा एक्स खरीद सकते हैं। इसी को हम एक और तरह से विच यू मेड फाइंड ईजियर मेथड, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने में थोड़ी परेशानी हो तो हम इसको और अलग तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, विच मे यू फाइंड सिंपलर मेथड। जैसे मान लीजिए अपन ने सिंपल तरह से प्राइस कम होने के लिए इंडिफरेंस कर्व्स बनाए, वही ON1, ON2 है ना, इधर वस्तु X और इधर वही मुद्रा। ठीक है। ये प्राइस कंजम्पशन कर्व और अब बीच में हम डिमांड कर्व को शो करें। कैसे, इधर हम ले लें वस्तु X और इधर ले लें उसकी कीमत। ठीक है। अब इसको हम लाए नीचे, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन नीचे ड्रॉ करी, इसको हम एडजॉइन कर रहे हैं। पहले मान लीजिए प्राइस ये थी OP1, फिर प्राइस घट के हो गई OP2, फिर प्राइस घट करके हो गई OP3, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस कम हुई वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये हम तीनों A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु को एडजॉइन किया तो हमारा डिमांड कर्व आ गया। तो ये हमने तटस्थता वक्रों से क्या किया, मांग वक्र की व्युत्पत्ति। हो गई। ठीक है। इसको आप पूरा इस प्रकार से बना सकते हैं। राइट। ये A1, B1, C1 ये हो गया आपका तटस्थ वक्रों से मांग वक्र की व्युत्पत्ति।
ये बहुत इम्पोर्टेंट वक्र है और इसको आप अब एंजल्स कर्व भी हम देख सकते हैं। एंजल्स कर्व में क्या है कि हम इस प्रकार से एंजल्स कर्व को ड्रॉ करते हैं कि उसमें हम ये देखते हैं कि कोई वस्तु, एंजल कहते हैं कि जो वस्तुएं मुख्य रूप से अनिवार्य वस्तुएं होती हैं या अधिक ज़रूरी वस्तुएं होती हैं, तो आमदनी के बढ़ने पर कुछ ही सीमा तक उनकी मांग बढ़ती है और ज़्यादा आमदनी होने पर, ज़्यादा इनकम होने पर जो लग्जरीज़ हैं या विलासिता की वस्तुएं हैं उनकी मांग ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है तो वो हो सकता है 8,000 रुपये खाने पीने पर खर्च करे, है ना। तो 10,000 रुपये पर हो सकता है वो 80% अपना खाने पीने पर खर्च कर रहा है। लेकिन अगर वो 10 लाख कमाता है तो वो 8 लाख रुपए खाने पीने पर खर्च नहीं करेगा। अभी भी हो सकता है वो 1 लाख रुपया 10% अपना वो खाने पीने पर खर्च करे, है ना। ये एंजल का नियम है। एंजल ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की, एक उपभोक्ता की आमदनी बढ़ती जाती है, ठीक है। ऐसे हमने ICC अगर हम ड्रॉ करें तो वो ये कह रहे हैं कि ये मान लीजिए ये वस्तु है अनिवार्य, X वस्तु, ठीक है, जो कि अनिवार्य है, और ये वस्तु है विलासिता, X वस्तु Y। घूमने जाना, टीवी खरीदना, महंगे मोबाइल खरीदना, महंगी कार खरीदना, कुछ भी हो सकता है Y वस्तु, है ना। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इनकी मांग बढ़ती जाती है। थोड़ी थोड़ी मांग तो X की भी बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादा किसकी मांग बढ़ रही है? विलासिता वाली वस्तु की। ये एंजल का नियम है। तो एंजल्स लॉ जो है क्या कहता है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे फूड और अन्य नेसेसरी वस्तुओं की मांग के ऊपर अनुपात जो है ना, दैट टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है फूड पर, लेकिन जो आमदनी है उसके अनुपात, जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे इस पर खर्च किया गया अनुपात कम होता जाता है। यानी एक बहुत हाईली इनकम ला ली, यानी कि अगर हमने जैसे एग्जांपल लिया 10,000 रुपये वाला जितना फूड पर, जितना रेशो फूड पर खर्च करेगा उतना 10 लाख वाला नहीं करेगा। वो कहाँ खर्च करेगा? अन्य घूमने जाने पर, महंगी गाड़ी पर, महंगे स्कूल बच्चों के लिए इत्यादि। ठीक है, ये एंजल्स लॉ है। बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक इसको आप देख लीजिए, और इसमें आपको कोई परेशानी हो तो आप पर्सनल नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं कि आपको ये समझ नहीं आया, तो उसको हम दोबारा बात कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।